यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 3 का बी और 3 का सी में दोनों एक साथ ही सेंड कर दूंगी सैटरडे को। आगे चैप्टर देख लेते हैं अपन, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर है 6 का ए, ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 12। ग्रेविटी के बारे में या ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ तो बताएंगे मुझे। मैम, जो फोर्स एक्ट करता बिटवीन टू बॉडीज ऑफ अर्थ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई बताएगा? नुपुर सिंह, आप बताओगे? मैम, आप बता सकते हो कुछ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के बारे में? व्हाट इज ग्रेविटेशन? अगर कोई भी काम क्या ऑब्जेक्ट होता हम है? ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचता है। ऊपर की तरफ नहीं जाएगा? क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। आपके माइक साइड बहुत वॉइस आ रहा है, आप बंद कर लो माइक। टीवी का माइक ऑन है, टीवी माइक बंद करो। मेरे साइड से नहीं आ रहा ना कोई वॉइस, बस मेरी आ रही ना? यस मैम। मैं बता रही हूँ, आगे देखो। ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या बता रहा है कि जब हम क्लियर नाइट में, रात के टाइम पे आप अगर स्काई को देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपको मून, स्टार्स या कुछ प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, हर प्लैनेट दिखाई नहीं देता है, कुछ ही प्लैनेट दिखाई देता है। जो स्टार्स होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो उनकी खुद की लाइट होती है और वो ट्विंकल होते हैं, चमकते हैं वो अपनी खुद की लाइट से। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज ही होती है, लेकिन उनका खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, वो सन से लाइट रिसीव करते हैं और उसके थ्रू वहां पे वो चमकते हैं। तो जो ग्रुप स्टार्स का ग्रुप होता है, वो उनको आप देखेंगे कभी कभी वो हमें कुछ एनिमल्स या ह्यूमन के शेप का दिखाई देता है। तो ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे हम हैवी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको मतलब अपना सोलर सिस्टम के बारे में हम वहाँ स्टडी कर रहे हैं, स्पेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पुराने जमाने पे लोगों का क्यों माइक ऑन? कुछ मैं देख लूंगी। हवा की आवाज आ रही, पूरी डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, क्या बताती हूँ, पुराने टाइम पे लोगों को ये जानने की बहुत एक्साइटमेंट होता था कि जो क्लाइमेट चेंज होता है या दिन या रात होता है, इसके अलावा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो लगता है वो किस कारण से होता है, कैसे होता है। ठीक है, उन लोगों को नहीं पता होता था। तो लगभग यहाँ पे 100 एडी आफ्टर डेथ में एक ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है, और इसके अलावा जो और भी हैवी बॉडीज होती हैं वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या बताया था अपनी बुक में कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसके सेंटर पे हमारा अर्थ है, और इसके अलावा जितनी भी हैवी बॉडीज होती है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। तो उस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी का नाम दिया गया। फिर 1543 में पोलिश के साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि जो सन है वो फिक्स होता है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था, जिसको उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का नाम दिया था। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए गैलीलियो ने 1546 और 1642 ये जो डेट दिया हुआ है, ये उनके बर्थ और उनका डेथ का डेट दिया हुआ रहता है। उन्होंने सपोर्ट किया था ये निकोलस कोपरनिकस के स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1687 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया, और वो भी
जब वो एक एप्पल के ट्री के पास बैठे थे और वहां पे एक जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल है वो ऊपर से गिर के नीचे ही क्यों आया, वो कहीं और क्यों नहीं गया। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि एप्पल को अर्थ की ओर अट्रैक्ट करती है, दैट्स वाई वो जो एप्पल था वो नीचे की ओर ही आके गिरा। तो वैसे ही जब वो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो वहां पर भी उनके बीच में ऐसा ही कोई फोर्स लगता है जिसके कारण से वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेट इससे रिलेटेड लॉ बताया था, 3 लॉ बताया था। कुछ हैवी बॉडीज ऐसी होती हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, आपको पता होगा कि उनको क्या कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है। और सारे प्लेनेट जो होते हैं वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। सबसे पहला वहाँ पे जो होता है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है, ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो केपलर ने यही सारे डेटा के बेस पर बताया, 2 लॉ बताए थे। ठीक है, 2 लॉ बताया था उन्होंने 1609 में, और उसके बाद एक लॉ को बताया था उन्होंने 1619 में। और इस लॉ को केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा गया। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, जिसको इलिप्टिकल लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल शेप का, ठीक है, या पैराबोलिक शेप का। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और वहां पे जो सन है वो फोकस होता है। फोकस मतलब वो सेंटर पे होता है, सेंटर पॉइंट पे होता है, और सन के ही चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ये उन्होंने पहला थ्योरी दिया था। ठीक है, अब ये जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि वो जो इस शेप का रिवॉल्व हो रहा है वो इतना कम होता है कि हम उसको सर्कुलर के नियरली लेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉपरनिकस ने बोला था कि सन के चारों तरफ सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में घूमते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रॉ दिया है, यहाँ पे ये सन है आपका, ठीक है, सन के चारों तरफ ये प्लेनेट है, इस तरह से घूम रहा है अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर ये एक इलिप्टिकल शेप आप लेंगे तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी माइनर एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस। इसके बाद देखते हैं केपलर का सेकेंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। एग्जाम में आता है तीनों लॉ लिखने के लिए या फिर डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिरिवेशन है वो सिर्फ सेकेंड और थर्ड लॉ का है, और स्टेटमेंट तीनों लॉ का दिया हुआ है। केपलर के सेकेंड लॉ में केपलर ने बताया द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट सिक्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सन के चारों तरफ जो अर्थ या जो प्लेनेट घूमता है वो इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका टाइमिंग है 1 ईयर, मतलब कि 365 डेज। तो वो 365 डेज में ही 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसका जो एरिया हुआ वो कितना होगा, 1 रिवॉल्यूशन, और टाइमिंग होगा 365 डेज। वो इतने ही दिन के गैप में क्या करता है, अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, और यहाँ पे सन और अर्थ दोनों के बीच में रेडियस ड्रॉ होता है, क्योंकि सन सेंटर पे है और अर्थ ऑर्बिट में है। तो कोई भी सर्कल का सेंटर से उसकी लाइन पे, उसके एरिया पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसको रेडियस कहा जाता है। तो वैसे ही प्लैनेट का सन के साथ में जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस कहेंगे, और वो प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। इसी को सेकेंड लॉ कहा गया।
देखिए यहाँ पे ड्रॉ दिया है सेकंड लॉ का। ये सन है आपका, सन का जो शेडो होगा वो इस तरह से पड़ेगा, ठीक है। सन के चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है, ये प्लेनेट जो है वो अपना शेडो डालेगा सन के ऊपर। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में उन्होंने बोला द time period, the square of time period is directly proportional to the cube of radius। सन और प्लेनेट के बीच बनने वाला जो रेडियस है उनका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस प्लेनेट को सन के चारों तरफ घूमने में लगने वाले टाइम के स्क्वायर पे। यहाँ पे जो टी है वो टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड बता रहा है कि कोई भी प्लेनेट कितना टाइमिंग लेगा आपको चारों तरफ घूमने में, और जो आर है वो प्लेनेट और सन के बीच में जो रेडियस ड्रॉ होगा उसकी वैल्यू को बता रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके एक इक्वल लगाएंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू टी आर का क्यूब, तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बताती हूँ, फिर मैं सी का नोट अभी सेंड कर देती हूँ, और इसका जो डेरिवेशन है वो मैं कल सॉल्व करवाऊंगी बोर्ड में। देखो एग्जांपल दिया है, द एवरेज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन, ठीक है। एक प्लेनेट है नेपच्यून जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो लगभग 30 टाइम्स सन के चारों तरफ घूमता है, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस निकालना है। सन के चारों तरफ घूमने में वो कितना रेडियस कवर करता है, कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून, ठीक है, टाइम पीरियड भी निकालना है। तो गिवन क्या है अपने को, रेडियस ऑफ नेपच्यून और रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ, 30 टाइम्स। जो नेपच्यून है वो 30 टाइम्स घूमता है सन के, यहाँ पर हम लिखेंगे आर एन अपॉन आर ई इज इक्वल टू 30। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, 1 साल। केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, टी की जगह पे टी वाली वैल्यू रखेंगे, टी की पावर एन डिवाइड बाय टी की पावर 2 ई इज इक्वल टू, जैसे कि फॉर्मूला है आपका वैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू रखें, और हमें यहाँ से हमको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ नेपच्यून, टी एन की वैल्यू निकालनी है। टी एन को यही रखेंगे, हर टर्म को सर लेके जाएंगे और सॉल्व कर देंगे, ये आएगा आपका आंसर। 164.3 ईयर्स लगेगा प्लैनेट को सन के चारों तरफ घूमने में। आगे के दोनों डेरिवेशन में कल बताऊंगी। यस मैम।